एडविना एशले के बिना, जो अपनी शादी के बाद एडविना माउंटबेटन हो गई, भारत की आजादी की कहानी अधूरी सी रहेगी। एडविना भारत के आखिरी वायसराय की पत्नी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एडविना की शादीशुदा जिंदगी के तीसरे किरदार थे। दिलचस्प बात तो यह है कि भारतीयों के बीच नेहरू और एडविना का प्रेम प्रसंग एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, मगर ब्रिटेन, खासकर अंग्रेजों के एलिट्स के सर्कल में एडविना और नेहरू के अंतरंग संबंध कोई बहुत बड़ी बात नहीं थे। लंदन के अमीरों और संभ्रांत लोगों के बीच माउंटबेटन्स की कोई अच्छी छवि नहीं थी, और इसका एक बड़ा कारण था एडविना ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को जिया था। एडविना अपने समय की दुनिया की सबसे अमीर औरतों में से एक थी। उन्हें अपनी सारी संपत्ति विरासत में मिली थी। एडविना के पिता खानदानी रईस थे और ब्रिटेन की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, मगर एडविना की असल रईसी उनके नाना अर्नेस्ट कासल की वजह से थी, जो एक बैंकर थे और अपनी बेहिसाब संपत्ति के कारण यूरोप के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। एडविना अपने नाना की चहेती भी थी, मगर उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। सौतेली मां के साथ एडविना की बनी नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन अपने नाना के आलीशान मेंशन्स में ही बिताया। अपने स्कूली जीवन में एडविना को बुलिंग का सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी ज्यादातर पढ़ाई घर पर ही हुई। एक अमीर घर की लाडली होने के बावजूद उन पर तमाम तरह की बंदिशें थीं। इन सब के बावजूद 18 साल की होते होते एडविना लंदन की सोशलाइट सर्कल में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी, और फिर उनकी मुलाकात सन 1920 में लॉर्ड माउंटबेटन से हुई, जो अपने निकनेम डिकी के नाम से ही ज्यादातर जाने जाते थे। 1921 में एडविना के नाना और माउंटबेटन के पिता की मृत्यु हो गई। दुख के इस समय में दोनों का रोमांस और गहरा होता चला गया। 1922 में जब माउंटबेटन ब्रिटेन के भावी सम्राट राजकुमार डेविड के साथ भारत के दौरे पर थे, तब उनसे मिलने के लिए बेकरार एडविना लंदन से भारत चली आई, और माउंटबेटन से मिलने के लिए वो इतनी आतुर थी कि मुंबई से दिल्ली तक का सफर वो ट्रेन के 3rd क्लास के डिब्बे में भी करने के लिए तैयार थी। संयोग की बात यह है कि दिल्ली में ही माउंटबेटन ने एडविना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर एडविना ने खुशी खुशी हामी भी भर दी। बावजूद इसके कि एडविना के परिवार के लोग इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, बावजूद इसके कि एडविना एक मल्टी मिलियनेयर थी और माउंटबेटन की ब्रिटिश नेवी अफसर के रूप में सालाना आय सिर्फ 610 पाउंड थी, फिर भी एडविना की शादी लंदन के अखबारों की सुर्खी बन गई। इस शादी को इवेंट ऑफ द ईयर कहा गया। शादी के दिन शादीशुदा जोड़े की एक झलक के लिए लंदन की सड़कों पर 8000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अपनी शादी के बाद एडविना सही मायनों में आजाद हो गई। जैसे कि अपनी शादी के दिन एडविना ने जिंदगी में पहली बार मेकअप किया। अब विरासत में मिली दौलत को खर्च करने के लिए एडविना आजाद थी। एडविना के वैवाहिक जीवन के पहले 2 साल तो काफी अच्छे बीते, मगर फिर उनकी अपने पति माउंटबेटन से दूरियां बनती चली गईं। जहां एडविना जीवन को और खुलकर जीना चाहती थी, वहीं वैवाहिक जीवन के बारे में माउंटबेटन का नजरिया पारंपरिक था। इसके अलावा माउंटबेटन के लिए सबसे जरूरी था उनका ब्रिटिश नेवी में करियर और ब्रिटेन के सत्ता के गलियारों में ऊंचा कद, ना कि एडविना। और फिर एडविना दूसरे मर्दों के साथ अफेयर पर अफेयर करती चली गई, जिसके बारे में चर्चे लंदन के अमीरों और रसूखदारों के बीच होते रहते थे, मगर माउंटबेटन को तो इसकी कोई खबर ही नहीं थी। एडविना क्या गुल खिला रही हैं, इसकी जानकारी माउंटबेटन को अपने दोस्त डेविड से मिली, जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के राजा बने। एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला के अनुसार एडविना के कम से कम 18 प्रेमी थे। पामेला ने अपनी मां को मैन ईटर तक कह डाला। कई बार एडविना के कई चाहने वाले एक साथ एडविना के घर में ही उनका इंतजार किया करते थे। अंग्रेजी समाज में तो तब भूचाल ही आ गया जब एडविना के बारे में ये खबर पता चली कि उनके प्रेम संबंध अमेरिका के प्रसिद्ध अफ्रीकन अमेरिकन गायकों से भी है। उनके काले रंग के कारण उस समय के नस्ल भेदी अंग्रेजी समाज के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। अय्याशी के साथ जिंदगी बिताते हुए भी एडविना के जीवन में एक खालीपन था, और इसीलिए वो एक सोशलाइट से सोशल वर्कर भी बन गई। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की भर भर कर आलोचना शुरू कर दी।
नाजियों के चंगुल से कई यहूदियों को बचाकर ब्रिटेन लाने में मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी वो लोगों की मदद में लगी रहीं। यहाँ तक कि भारत के विभाजन के दौरान हिंसा और विस्थापन के शिकार लोगों के राहत कार्य में भी एडविना ने अपना योगदान दिया। माउंटबेटन। एडविना की कारगुजारियों का पता चलने पर जो भी किया उसे आज के आधुनिक सामाजिक मूल्यों के हिसाब से भी समझना जरा मुश्किल है। माउंटबेटन ने एडविना से मिन्नतें की कि वो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध न रखें। उन्हें चिट्ठियां लिखकर अपनी बदहाली और बेचारगी का रोना रोया, मगर एडविना पर अपने रोने धोने का कोई असर न होता देख उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। बल्कि एडविना ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो भी दूसरी औरतों के साथ अफेयर कर सकते हैं। मगर आश्चर्यजनक रूप से एडविना अपने पति की अफेयर की खबरें सुनकर जल भुन जाया करती। माउंटबेटन की एक प्रेमिका योला लेटेलियर जो फ्रेंच सोशलाइट थी, उनसे तो एडविना को खासी नफरत थी। मगर जब एडविना को पता चलता कि माउंटबेटन गे अमीरजादों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो इससे एडविना को कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। वहीं जब एडविना के एक काफी करीबी प्रेमी हैरोल्ड फिलिप्स ने किसी दूसरी महिला से शादी करके एडविना का दिल तोड़ दिया, तो माउंटबेटन उन्हें चिट्ठियां लिखकर ढांढस बंधाते रहे। ऐसा था एडविना माउंटबेटन का निजी जीवन, जिनके करीबी भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू भी थे। नेहरू की एडविना से पहली मुलाकात सिंगापुर में सन 1946 में हुई थी, जब अति उत्साहित लोगों की भीड़ ने एडविना को घेर लिया था और इस भीड़ से एडविना को बचाकर निकाला था माउंटबेटन और नेहरू दोनों ने ही। इसी घटना से ही नेहरू और एडविना के बीच एक अनौपचारिक रिश्ता कायम हो गया था, जो कि कितना गहरा था आज भी समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के संबंधों से जुड़े हुए कई दस्तावेज और दोनों की एक दूसरे को लिखी हुई चिट्ठियां ब्रिटेन और भारत दोनों ही देशों के आर्काइव से गायब कर दी गई हैं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।